morning students. So welcome you all in our new video. So in our previous video we discussed about the tips related to the speaking module of IELTS. But here today we are going to discuss some tips related to the reading module. एक ऐसा मॉड्यूल है जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत महीने तक बड़ी प्रैक्टिस करते हैं but still they are not able to get a good band score. They feel that जितनी ज्यादा रीडिंग्स करूंगा ना तो उसका ज्यादा फायदा होगा. बट इट इज नॉट इम्पोर्टेंट कि हम कितनी ज्यादा रीडिंग्स कर रहे हैं. ज्यादा इंपॉर्टेंट ये थिंग है कि हमारी स्ट्रेटेजी जो है रीडिंग करने की वो सही है या नहीं है. सो रीडिंग के जो डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आते हैं उसमें से वन टाइप जो बहुत कॉमन है और हर एग्जाम में वो आता ही आता है और समटाइम्स एक पैसेज में नहीं दो पैसेजेस में आता है एंड दैट इज ट्रू फॉल्स नॉट गिवन और इन अदर वर्ड्स कई बार वहां यस नो और नॉट गिवन की फॉर्म में आ जाता है. लेकिन दोनों को करने की स्ट्रेटेजी सेम है both for academic as well as general students. So today हम डिस्कस करेंगे कि ये पर्टिकुलर टाइप जब क्वेश्चन आता है तो इसको सही मेथड करने का क्या है. See first thing, ये क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द टाइम्स फॉर एकेडमिक स्टूडेंट्स जब आता है तो ये सीक्वेंस में होते हैं आंसर्स. फर्स्ट आपको फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मिलेगा, फिर सेकंड का, फिर थर्ड का. इसलिए जरूरी नहीं है कि अगर आपको फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मिल गया तो दोबारा पैसेज पढ़ना शुरू करो. जिस जगह मिला था वहीं से आगे देखिए आपको सीक्वेंस में एक के बाद एक आंसर्स मिलेंगे. ठीक है. सो जब लोकेशन मिल जाती है क्वेश्चन की पैसेज के अंदर, अभी लोकेशन मिलने के बाद भी स्टूडेंट्स सही आंसर नहीं लगा पाते हैं. तो सबसे पहले हम समझेंगे कि ट्रू फॉल्स नॉट गिवन या यस नो नॉट गिवन जो है इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है. वहां पर क्वेश्चन लिखा होता है इफ इंफॉर्मेशन इज मैचिंग और इंफॉर्मेशन इज मैचिंग विद द views written by the writer in the passage, then it is true. And there is written if there is some contradiction that it is false. If there is no information then it is not given. थोड़ा उसको डिटेल में समझते हैं. ट्रू या यस जो स्टेटमेंट होती है उसका मतलब जरूरी नहीं है कि एग्जैक्ट स्टेटमेंट रीफ्रेज कर ही कहां दी होगी. हाँ, पैसेज के अंदर कई बार पैसेज में एग्जैक्ट रीफ्रेज स्टेटमेंट नहीं होती लेकिन कुछ केस स्टडी की फॉर्म में ऐसा दिया होता है कुछ मटेरियल. हम उस केस स्टडी को पढ़ के जब क्वेश्चन के साथ मैच करते हैं तो हमें लगता है कि मतलब दोनों का सेम है. So you have to look for the meaning, not for all the time exactly like synonymous statement. Synonymous statement भी हो सकती है लेकिन कई बार स्टेटमेंट synonymous नहीं होती, रिफ्रेज नहीं की होती है, लेकिन वहां पे जो मटेरियल दिया उसका मतलब जो है ना वो एक केस स्टडी की फॉर्म में होती है, एग्जाम्पल की शक्ल में वैसे दिया होता है. अभी मैं उसकी कुछ एग्जाम्पल्स आपके साथ डिस्कस करूंगा बाद में. थिंग्स विल बिकम मोर क्लियर. सेकेंड जब आते हैं फॉल्स कब होता है. फॉल्स स्टेटमेंट तब होगी हाँ इफ द स्टेटमेंट दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन इज हैविंग आइदर ऑपोजिट मीनिंग और देयर इज वन कॉन्ट्राडिक्शन. अभी ये ऑपोजिट मीनिंग जो है ना इसको पकड़ना इजी होता है क्योंकि वहां पर सिनोनिम्स नहीं कुछ एंटोनिम्स यूज किए होते हैं. मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं. जैसे कहीं पर लिखा हो Sunil is quite optimistic about things or any kind of situation he faced in his life. अभी सुनील क्या है काफी ऑप्टिमिस्टिक. ऑप्टिमिस्टिक मतलब बड़ा आशावादी व्यक्ति है. वो हर चीज को बड़े सकारात्मक तरीके से जीवन के अंदर देखता है. अभी आप ये स्टेटमेंट को फाइंड आउट करते हैं इसकी लोकेशन के अंदर पैसेज के अंदर. पैसेज में लिखा होता है हाँ सुनील is quite negative या negative के जगह वर्ड यूज कर सकते हैं quite pessimistic about any kind of situation that comes in his life. यहाँ वर्ड क्या यूज किया नेगेटिव या pessimistic. वो नकारात्मक सोच है या निराशावादी है. तो ये जो वर्ड है ये ऑप्टिमिस्टिक के एंटोनिम वर्ड है. दैट मींस यहाँ मतलब जो है क्या जा रहा है ऑपोजिट. ये वर्ड्स को कैच करना इतना मुश्किल नहीं होता स्टूडेंट्स के लिए हाँ अगर उनकी वोकैबुलरी अच्छी है. सेकेंड थिंग कॉन्ट्राडिक्शन. व्हाट इज कॉन्ट्राडिक्शन. कॉन्ट्राडिक्शन जो है उसके लिए स्टूडेंट्स को कई बार डिफिकल्टी होती है. तो बिफोर आई टेल यू लाइक व्हाट कॉन्ट्राडिक्शन इज, पहले मैं आपको नॉट गिवन का मतलब बताऊंगा और ये कॉन्ट्राडिक्शन को कैच कैसे करना है मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा. बाय एनालाइजिंग दैट एग्जांपल थिंग्स विल बिकम मोर क्लियर. ठीक है. सो नाउ विल कम टू द थर्ड थिंग नॉट गिवन. अभी नॉट गिवन के लिए स्टूडेंट्स के मन में एक ही थिंग है कि लाइक नॉट गिवन मींस नथिंग इज गिवन. बट आप जितनी बार रीडिंग करेंगे आप नोटिस करेंगे ना कि जो भी क्वेश्चन आता है वो जो नॉट गिवन की कैटेगरी में होता है उसकी भी कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन पैसेज में दी होती है.
ऐसा कभी नहीं होता कि कुछ ना दिया हो, और जब कुछ ना कुछ मिल जाता है तो स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं. ओके, सम पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज देयर इन द पैसेज, बट समथिंग आई एम कंफ्यूज, इट इज नॉट क्लियर, और दैट इंफॉर्मेशन आई एम नॉट एबल टू फाइंड इट आउट. तो उस सिचुएशन में सोचते हैं लेकिन इसको क्या करूं, अभी नॉट गिवन लिखूं, क्योंकि नॉट गिवन के बारे में मन में क्या है, कुछ नहीं दिया. तो स्टूडेंट्स नॉट गिवन की बजाय उसको फॉल्स लिख देते हैं, पर ये गलत है. नॉट गिवन का मतलब है अगर 50 to 70% कंटेंट जो है क्वेश्चन का वो दिया हुआ है या मैच कर रहा है, लेकिन रेस्ट बाकी हिस्सा जो है उसका, इफ इट इज नॉट क्लियर और दैट इंफॉर्मेशन इफ इज नॉट देयर इन द पैसेज, वो स्टेटमेंट डायरेक्टली जो है नॉट गिवन की कैटेगरी में चली जाएगी. मैं भी आपको नॉट गिवन और फॉल्स के डिफरेंस को, कॉन्ट्रडिक्शन को क्लियर करने के लिए कुछ एग्जांपल दूंगा. बाय एनालाइजिंग दोज एग्जांपल्स, इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली आपको थिंग्स ज्यादा क्लियर हो जाएगी. लेट्स लुक एट द एग्जांपल नाउ. हियर यू कैन सी वन एग्जांपल इज गिवन. तो फॉर एग्जांपल आपको क्वेश्चन आता है, मेनी लेक्चरर्स आर वेल पेड. इसका मतलब है बहुत सारे लेक्चर्स जो हैं उनको अच्छी पेमेंट, मतलब सैलरी अच्छी मिलती है. तो स्टूडेंट्स जब ऐसे क्वेश्चन पढ़ते हैं, फर्स्ट थिंग व्हाट दे डू इज they underline the keywords. Like for example, here they are talking about the lecturers. Second, they are well paid. तो after looking at the keywords, वो वैसे का similar statement जो है उसको passage के अंदर देखना start करते हैं. For example, passage में statement दिया हुआ था, many lecturers find their jobs rewarding. तो ये दोनों statements को हम analyze करें हैं. तो we'll look, देखेंगे तो यहाँ पर जो main subject है वो क्या है, लेक्चर्स. नीचे मेन सब्जेक्ट कौन सा है, लेक्चर्स. ये लेक्चर्स को क्या मिलता है, दे आर वेल पेड. वेल पेड का मतलब क्या है, दैट मींस दे आर गेटिंग गुड अमाउंट ऑफ सैलरी. द वेल पेड जो वर्ड है ये मॉनेटरी टर्म्स के अंदर हम काउंट करते हैं. दूसरी साइड लेक्चरर्स जो है वो क्या है, फाइंड देयर जॉब्स रिवॉर्डिंग. उनको अपनी जॉब्स जो है बहुत रिवॉर्डिंग लगती हैं. अभी हो सकता है जिसको सैलरी अच्छी मिलती हो, क्या उसको उसकी जॉब रिवॉर्डिंग लगेगी? इट्स क्वाइट ट्रू. अच्छी सैलरी आपकी जॉब को रिवॉर्डिंग बनाती है, बट नॉट नेसेसरी ऑल द टाइम्स. हमेशा सैलरी की वजह से जॉब रिवॉर्डिंग नहीं होता है. समटाइम्स जॉब के अंदर आपको क्या मिलता है, आपको हॉलीडेज मिलती है, छुट्टियां अच्छी खासी मिलती हैं. हो सकता है वो कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स देते हो, जैसे आपको आने जाने का खर्चा दे दें, आपको कुछ इंसेंटिव्स मिल जाए एक्स्ट्रा. तो ये सब चीजें मिलती हो. वर्किंग एनवायरनमेंट बहुत अच्छा हो, आपके बॉस या एम्प्लॉयर जो है ना, वो लेक्चर्स जो काम कर रहे हैं उनको अप्रिशिएट करते हैं उनके काम के लिए. तो ये सब चीजें भी क्या करती हैं, जॉब को बड़ा रिवॉर्डिंग बनाती है. सो अगर हम एनालिसिस ध्यान से करेंगे, यहां लेक्चर्स को क्या मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, वेल पेड, बट हियर दे फील दैट देयर जॉब इज रिवॉर्डिंग. But why it is rewarding, that is not clear. तो देखा जाए ये स्टेटमेंट का फर्स्ट हाफ, क्वेश्चन का पैसेज में जो लोकेशन दी हुई है उसके फर्स्ट हाफ के साथ मैच करता है. बात लेक्चरर्स की हो रही है, लेकिन लेक्चरर्स को जो मिल रहा है सेकंड ऑब्जेक्ट, दैट इज नॉट देयर इन योर लोकेशन. So that means 50% information is there, something is there about lectures, but not everything. तो जैसा कि हम बात कर रहे थे, हमारे नॉट गिवन की कैटेगरी में क्या आता है, if 50% information is there but rest is not clear, in that case the statement will go into the category of being not given. यहां पे आंसर क्या आ जाएगा, not given. So here in our next example I have not changed the question. मैंने क्वेश्चन सेम रखा है, many lectures are well paid, लेकिन लोकेशन का स्टेटमेंट चेंज कर दिया. तो हमने ऊपर लिखा था मेनी लेक्चरर्स आर वेल पेड. तो मेन सब्जेक्ट क्या था, लेक्चर्स, एंड दे आर वेल पेड. सो नाउ व्हेन वी लुक्ड एट अवर लोकेशन, लोकेशन पे देखा तो लोकेशन में थिंग्स चेंज हो चुकी है. बात अगेन लेक्चरर्स की हो रही है, लेकिन आगे लिखा है लेक्चरर्स आर गेटिंग हैंडसम अमाउंट ऑफ सैलरी. हैंडसम अमाउंट ऑफ सैलरी मींस उनको अच्छी खासी सैलरी मिल रही है. किसी को अच्छी पेमेंट देना या सैलरी देना, दोनों सिनोनिमस. और किनको मिल रही है, लेक्चर्स को मिल रही है. तो जो सब्जेक्ट है उसको जो मेन ऑब्जेक्ट मिल रहा है, दैट इज सेम, दे आर नॉट डिफरेंट, बोथ थिंग्स आर सेम. गॉट इट. तो यहां से हमें लग रहा है कि मीनिंग सेम हो गया.
लेकिन अभी हम बात कर रहे थे अगर स्टेटमेंट फॉल्स हो तो उसमें क्या आता है, कॉन्ट्राडिक्शन. सो हियर देयर इज वन कॉन्ट्राडिक्शन. यू नो व्हाट, यहां बात की गई है मैनी. मैनी का मतलब बहुत सारे, और नीचे क्या लिखा है, ऑल. ऑल मतलब सभी लेक्चरर्स को. तो कॉलेज के अंदर अगर 100 लेक्चर्स हैं, if 40 are being well paid, so we can say that many lectures are well paid. 60 are well paid, still they are many. But all means all 100 lecturers are well paid. So यहां पर फर्क किस चीज का आ रहा है दोनों स्टेटमेंट्स में? There is a difference. डिफरेंस किस चीज का है? डिफरेंस दैट इज देयर इज चेंज इन क्वांटिटी. क्वांटिटी में चेंज आ रहा है. सो ये कैटेगरी क्या हो गई ना, दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन. कॉन्ट्राडिक्शन मीन्स व्हेन द सब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट ऑफ द स्टेटमेंट इज मैचिंग बट देयर इज चेंज इन क्वांटिटी. देयर आर डिफरेंट दूसरे भी कुछ कैटेगरीज होती है जिसमें कॉन्ट्राडिक्शंस आ जाती है. मैं अभी आपको एग्जांपल देके वो भी बताऊंगा. लेकिन अगर यही स्टेटमेंट ट्रू की कैटेगरी में होती तो यहां ऑल की जगह उन्होंने वर्ड क्या यूज करना था, मैनी. अगर यहां मैनी हो जाए, ऊपर मैनी हो जाए, देन स्टेटमेंट किसकी कैटेगरी में आ जाएगी, ट्रू की कैटेगरी में. क्यों? क्योंकि सारे एस्पेक्ट स्टेटमेंट के जो है ना वो एग्जैक्टली लोकेशन के साथ मैच कर रहे हैं. लेकिन यहां सभी एग्जैक्ट जो एस्पेक्ट्स थे मैच कर रहे थे, लेकिन क्वांटिटी में चेंज आ गया था. लेकिन नॉट गिवन में क्या होता है, नॉट गिवन में क्वांटिटी चेंज नहीं होता, सब्जेक्ट आपका सेम रहता है. ऊपर भी लेक्चर्स की बात हुई है, नीचे भी लेक्चर्स की बात हुई है, लेकिन बाद में जो मेन ऑब्जेक्ट है उसको जो चीज मिल रही है वो बदल जाती है. जैसे पहले हुआ था, वहां क्या मिल रहा था, रिवॉर्ड. रिवॉर्ड इज नॉट सैलरी. दे आर नॉट एग्जैक्टली सेम थिंग्स. सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन अ स्टेटमेंट विच इज नॉट गिवन एंड अ स्टेटमेंट विच इज ट्रू, सॉरी विच इज फॉल्स. सो नाउ विल चेक कि कब स्टेटमेंट्स जो है वो फॉल्स की कैटेगरी में जाती है, मतलब उनमें जब कॉन्ट्राडिक्शन आती है. कॉन्ट्राडिक्शन कब आएगी? जैसा हम अपने एग्जाम्पल के अंदर देखा ना, मेनी लेक्चर्स, ऑल लेक्चर्स. तो वहां पर क्या हुआ था, वहां चेंज इन क्वांटिटी थी, नंबर्स में चेंज आ गया था. तो जब भी स्टेटमेंट को आप एनालाइज कर रहे होते हैं ना, जल्दबाजी में ट्रू नहीं लगा देना. स्टेटमेंट के बीच में वर्ड्स को चेक किया करो. एक सिंगल वर्ड पूरी स्टेटमेंट में गेम चेंजर होता है पूरी तरह से. वर्ड्स बहुत सिंपल होंगे इंग्लिश के, जैसे वर्ड क्या था, मेनी और ऑल. बट स्टूडेंट्स जल्दबाजी में देखते रहे, मिल गया, दिस इज द आंसर, वो फटाफट ट्रू लगा देते हैं, एक साइड में चले जाते हैं. वो एक सिंगल वर्ड पूरी की पूरी गेम को चेंज कर देता है. तो गेम, ये जो क्वांटिटी के रिलेटेड इंग्लिश में बहुत सारे वर्ड्स आ सकते हैं. लाइक फॉर एग्जांपल कहीं पे लिखा हो फ्यू, दूसरी जगह लिखा हो मेनी. वर्ड जैसे यूज किया हो फॉर एग्जांपल ओनली, और दूसरी जगह में यूज किया हो वर्ड बेस्ट. आई गिव यू वन एग्जांपल. जैसे एग्जांपल के तौर पर लिखा होगा, दिस इज द बेस्ट वे इन ऑर्डर टू कंप्लीट दिस टास्क. अभी स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो टास्क को देखते हैं, वे को देखते हैं, और दूसरी जगह लोकेशन पे जाते हैं. अभी लोकेशन पे दिया होता है ना, द ओनली मेथड इन ऑर्डर टू कंप्लीट दिस वर्क इज डैश. अभी स्टेटमेंट दोनों क्या है, सेम है, बट ऊपर वर्ड यूज किया था ओनली, उधर वर्ड यूज किया था बेस्ट. बेस्ट होता है सबसे अच्छा तरीका, दिस इज द बेस्ट वे, इससे बढ़िया और कोई नहीं है. अभी कोई चीज बेस्ट होती है ना, दैट मीन्स उसका कोई कंपिटिटर और है, उसका कोई ऑल्टरनेटिव और है. दिस इज नेचुरल. जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं बोलूंगा दिस इज माय बेस्ट स्टूडेंट, दैट मीन्स मेरी क्लास में दूसरे स्टूडेंट्स बैठे हैं और ये स्टूडेंट कौन सा है, बेस्ट है. तो बेस्ट वर्ड में क्या छुपी हुई है, क्वांटिटी छुपी हुई है. दैट मीन्स दूसरे ऑल्टरनेटिव्स हैं. लेकिन ओनली का मतलब क्या होता है, दिस इज द ओनली वे, ये अकेला रास्ता है. दैट मीन्स दूसरा ऑल्टरनेटिव नहीं है. सो समटाइम्स कुछ इंग्लिश के ऐसे वर्ड्स आते हैं बीच में, दे आर गेम चेंजर्स, जिसमें क्वांटिटी छुपी होती है. सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हाइल एनालाइजिंग अवर स्टेटमेंट. कोई ऐसा वर्ड तो बीच में छुपा हुआ जो पूरी तरह गेम को चेंज कर देगा, और स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रडिक्शन आ जाएगी और स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी. सेकेंड थिंग जो कॉन्ट्रडिक्शन क्रिएट करेगी, दैट इज चेंज इन पोजीशन. सारा स्टेटमेंट चेंज सेम होगा, लेकिन एक वर्ड पोजीशन को चेंज कर देगा. मैं उसका एक एग्जांपल देता हूं आपको. जैसे कहीं पर लिखा होगा, सुनील इज द बेस्ट बैट्समैन ऑफ माय टीम, मेरी टीम का बेस्ट बैट्समैन है. दूसरी जगह लिखा हो लोकेशन के अंदर, सुनील इज वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन ऑफ सचिन सर्स टीम.
सचिन सर की टीम का जो अच्छे बैट्समैन है उनमें से एक, बट नॉट द बेस्ट। दैट मीन्स द सब्जेक्ट इज सुनील, और वो कौन है? एक बैट्समैन है, लेकिन बेस्ट है, वन ऑफ द बेस्ट है। यहां पोजीशन चेंज हो गया। सेम स्टेटमेंट देखिए नॉट गिवन की कैटेगरी में तब जाएगी जब लिखा हो सुनील इज बेस्ट बैट्समैन ऑफ द टीम, सुनील इज बेस्ट बॉलर ऑफ द टीम। वहां पे सुनील क्या है? सब्जेक्ट, उसका जो मेन क्या है, उसका जो डेजिग्नेशन मतलब कर क्या रहा है, बैट्समैन की बजाय बॉलर हो गया, तो उस केस के अंदर वो नॉट गिवन हो जाएगी, क्योंकि एक हिस्सा स्टेटमेंट का मिलता है, दूसरा नहीं मिलता है। वो बैट्समैन है कि नहीं है, वो चीज को क्लियर नहीं किया गया। बट सुनील बैट्समैन है लेकिन बेस्ट है, वन ऑफ द बेस्ट है, पोजीशन चेंज हो गई तो वो क्या हो जाएगा? कॉन्ट्रडिक्शन। थर्ड, चेंज इन टाइम एंड डेट। सबसे कॉमन और बार बार पेपर में आने वाली चीज, टाइम और डेट में तो ना हर दूसरी या तीसरी कहते हैं ना, ये जो आपको रीडिंग आती है उसमें ये चेंज दिया ही होता है। आप लोग अगर रीडिंग्स को करेंगे या जो स्टूडेंट्स ने पहले रीडिंग्स की हैं वो चीज को देखे बहुत सारी रीडिंग्स के अंदर हिस्ट्री के रिलेटेड डेट्स दी जाती है। जैसे कई जगह पे लिखा होता है इन अर्ली in early 17th century, अर्ली 17th सेंचुरी में आगे लिखा होगा कुछ हुआ। अभी स्टूडेंट्स का देखते हैं अर्ली 17th सेंचुरी में कुछ हुआ, आगे जो भी कार्य हुआ, जो भी वहां पर उन्होंने सब्जेक्ट मैटर दिया उसको मैच करते हैं। एंड बाद में क्या होता है ना, जब मैच करते हैं तो उनको जो लोकेशन में आंसर बनता है वहां लिखा होता है इन 1676 कॉमा समथिंग हैपेंड। सो 17th सेंचुरी मींस 1601 के बाद से 1700 तक 17th सेंचुरी। तो दिस पर्टिकुलर डेट इज पार्ट ऑफ 17th सेंचुरी, देयर इज नो डाउट। और ये आगे का सब्जेक्ट भी आपका मैच कर जाता है। लेकिन दिक्कत क्या है, यहां लिखा है अर्ली। अर्ली का मतलब क्या होता है? शुरुआती। कोई भी टाइम पीरियड का फर्स्ट हाफ होता है हम अर्ली बोलते हैं, सेकंड हाफ को क्या बोलते हैं? लेट। अगर हम एनालाइज करेंगे तो दिस इज दी पार्ट ऑफ लेट 17th सेंचुरी, नॉट अर्ली 17th सेंचुरी। सो यहां कॉन्ट्रडिक्शन क्रिएट हुई, समय के बीच में क्या आ गया? चेंज आ गया, टाइम एंड डेट में डिफरेंस आ गया। सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स आल्सो क्रिएट कॉन्ट्रडिक्शन। एंड फोर्थ एंड द फाइनल वन इज श्योरिटी एंड नॉट श्योरिटी। कई चीजों के अंदर श्योरिटी होती है, नॉट श्योरिटी। इस एग्जांपल के तौर पे मैं बोलूं आफ्टर कंप्लीटिंग हिज लेक्चर सुनील वुड लाइक टू हैव अ कप ऑफ कॉफी। अपना लेक्चर खत्म करने के बाद सुनील एक कॉफी का कप पीना चाहेगा। अभी लोकेशन में चेक किया था, लिखा होता है ना एज सुन एज सुनील्स लेक्चर विल गेट ओवर ही माइट हैव अ कप ऑफ कॉफी। एक शब्द लगा दिया, वर्ड क्या है? माइट। और पीछे का लिखा था ही विल हैव अ कप ऑफ कॉफी। वहां श्योर था वो कॉफी पिएगा, लेकिन यहां माइट, इट इज नॉट श्योर कि सुनील इज गोइंग टू हैव कॉफी और नॉट। सो देयर आर डिफरेंट वर्ड्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। समटाइम्स कोई चीज श्योर होती है, कोई चीज नॉट श्योर होती है। सो यू हैव टू लुक दोज वर्ड्स। सो इन अवर क्लासरूम्स जब हम आपको क्लास देंगे ना, तो ऐसे डिफरेंट वर्ड्स के बारे में कुछ डिटेल्स बताएंगे। When we analyze the questions, we have to look at these words. So these are some words that create contradictions और वो statement false की कैटेगरी में चला जाती है। तो आज के हमारे वीडियो के अंदर जो हमने टिप्स दिए वो थे ट्रू फॉल्स नॉट गिवन और येस नो नॉट गिवन के क्वेश्चंस के। आई होप यू लाइक दीज टिप्स, और अगर आपको ऐसे के और वीडियोस देखने हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अपनी ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लासेस के लिए नीचे दिए गए टेलीफोन नंबर पे आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।